आप कैसे फोन वगैरह क्यों पिक नहीं करते हो अगर टीचर को आपसे बात करनी हो? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट आप खुद से क्यों नहीं उस समय क्यों नहीं पिक करते? अभी तो आपका ऑफ भी चल रहा है और तुम्हारे पास मोबाइल भी है। क्या दिक्कत आती है कॉल उठाने में? ठीक है। actually तुम कुछ जो होमवर्क दिया है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? और बाकी शाजिया ने ज्वाइन नहीं किया अभी। श्रुति, साजिया, श्रुति तो है, सुनिधि है, ठीक है, कृतिका भी है। मैम मैंने तो कर लिया है। हाँ तुम हो, दिखे देखो। शाजिया नहीं आई ना? शाजिया नेटवर्क इशू हो रहा होगा, अदरवाइज वो आ जाती। चल, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, है ना? कौन सा? केटीजी। और इसके बाद थर्मो शुरू करेंगे। तो सुनो, ये वाले चैप्टर्स बहुत इजी हैं और हमेशा 1 से 2 सवाल तो हर शिफ्ट में मिलता है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एक दिन में एक आ गया। तो हर शिफ्ट में जब पेपर होता है तो केटीजी थर्मो से एक सवाल 101% आता ही है, ठीक है? तो और इतना इजी लेवल का सवाल आता है और कई कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी रहता है। कोई भी बच्चा इन चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, केटीजी बहुत इजी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थ्योरी का चैप्टर है, फॉर्मूलाज हैं बहुत सारे, राइट? तो हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अपना मोलर मीन फ्री पाथ। बेसिक बेसिक है, आज नहीं तो आज में कंप्लीट हो जाएगा। तो केटीजी जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं बेटा, ये सारा जो चैप्टर है ये सारा आइडियल गैसेस के लिए ही बनाया गया है ना? आइडियल गैसेस हैं, उसी के लिए ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है फुलफिल करती है। तो इसके लिए देखो, हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस लेके चलते हैं ना, कि क्या अजम्पशंस होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, केटीजी के। तो केटीजी के पहले देखो कि होता क्या है। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि मान लो हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, उन गैसेस के पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिन्हें आप एटम भी कह देते हो, मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन की गैस में क्या होगा? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे H2, है ना? और वो सब क्या कर रहे होंगे भाई? रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर इधर उधर, सबके पास रैंडम मोशन है। और अगर मान लो मैं इनको एक किसी कंपार्टमेंट में गैसेस को इनक्लोज कर दूं, तो ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे इस गैस के, ये लगातार क्या कर रहे होंगे? इन पार्ट इस वॉल से, इस कंटेनर की वॉल से लगातार कोलिजन कर रहे होंगे, है ना? लगातार कोलिजन हो रहा होगा, जिसकी वजह से हम एक अपना सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। कहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे गैस? इस कंटेनर की वॉल पे, है ना? तो देखो, सबसे पहले अपने क्या क्या अजम्पशंस हैं, इन्हीं अजम्पशंस को जो गैसेस फुलफिल करेंगी वही केटीजी को फुलफिल कर पाएंगी। तो क्या है कि जो कोलिजन होगा बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल और बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड द कंटेनर आर कंप्लीटली इलास्टिक। तो यानी जितने भी कोलिजन होंगे सारे कैसे रहेंगे? इलास्टिक कोलिजन रहेंगे। इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर? एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व। मास ऑफ गैस देखो क्या मानेंगे हम लोग कि गैस है जो उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनका मास बहुत नेग्लिजिबल मानना है। इतना कम मास है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट ही कर देंगे, ठीक है? ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मास नेग्लिजिबल मानना है। तो तीसरी चीज क्या है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। देखो, ये वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर एक मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो उसकी वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर सकते हो। बाकी क्या कह रहा है? कोलिजन जो हम पार्टिकल के जब कोलिजन निकालेंगे तो उस कोलिजन से हमें वेलोसिटी वगैरह जो भी चीज निकालनी होगी, तो यहाँ पर हम लोग मोशन का, न्यूटन के लॉ का यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? सेकेंड लॉ, कि नेट फोर्स जो है मोमेंटम के चेंज के बराबर है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, इन्होंने ये बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ई पॉइंट।
ठीक है, ई पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास गैसेस की दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, इन दोनों के बीच में होने वाली इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन, रिपल्शन, यहाँ कुछ भी नहीं है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कोई फोर्स ये पार्टिकल एक दूसरे पे नहीं लगा रहे, तो बताओ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मालूम है इन पार्टिकल्स की, जीरो। जीरो। इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, और इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स का बेटा जो थर्मल मोशन होता है वो इतना रैंडम होता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, जीरो। पढ़ा था ना थर्मल मोशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले कि बेटा हर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर भी देखो क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज वही लिखी हुई है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास सबको मालूम होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यहाँ पे म्यू दिखाया हुआ है, तो आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी लिख सकते हो। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ गैस। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर, नंबर ऑफ मोल्स बताओ कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन ये तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था। अब देखो आर अपॉन, आर क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, तो आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब आर अपॉन एन नॉट कर दूं तो ये किसके बराबर बन जाता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। एन नॉट क्या है तुम्हारा, नंबर्स, एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। आर बाय एन नॉट किसके बराबर आ गया, के के बराबर। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन जाती है पीवी इक्वल्स टू एन के टी, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, एक ये आई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आपने बोला मैम एन को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। देखो अब मैं इस मॉलिक्यूलर मास को बेटा यहाँ ले जाऊं, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को एम डब्ल्यू से दिखा देते हैं, ठीक है। ये एम अपॉन वॉल्यूम को मैं यहाँ लिख दूं इंटू आर टी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाता है, डेंसिटी, हाँ, तो डेंसिटी, तो पीएम इक्वल्स टू डेंसिटी आर टी, एक ये इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, और इसी में एक इक्वेशन ये आई थी कि पी कैपिटल वी इक्वल्स टू एन के टी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास तीन टाइप्स की इक्वेशन है, और ये तीनों किसकी इक्वेशन है, परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस। इन तीनों इक्वेशन में किसी को दिक्कत है कि कौन सी टर्म क्या है, देखो तुम्हें केमिस्ट्री तुम्हें सबसे तुम्हें मेरे से ज्यादा आती होगी, तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है, ये गिवन मास क्या है। देखो जैसे मैं समझा भी देती हूँ, किसी को नहीं आता, मान लो मुझे O2 का मोल्स निकालना है कि O2 के पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, गिवन मास, है ना। मैं मानू कि मेरे पास 16 ग्राम क्या है, हाँ, कितनी ग्राम ले लें बताओ, 10 ग्राम। यस मैम। मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें मुझे बताओ कितने मोल्स होंगे, तो ऊपर क्या लिखोगे, गिवन मास लिखते हैं ना, अपॉन में क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32, 16 होता है ना, देखो 8 16, तो एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास 16 है, यहाँ पे O2 है तो कितने हो जाएंगे, 2, 16 दूनी 32, यही होगा ना मोल्स, बताओ। यस मैम। यस मैम। यही गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से। तो ये गिवन वेट है, मैं mg लिख, ये m नहीं है, mg से तो तुम ग्रेविटी वेट पर चले जाओगे, गिवन वाले को 16 आएगा, हाँ 32 नहीं आएगा, 16 आएगा। क्यों,
O2 है ना? यस मैम, उसका 16 ही होता है मोलर मास। O2 का यस मैम। खाली O का होता है ना 816। मैम 32 ही होगा। बेटा 8 16 एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, O2 यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, 32 आएगा। यस मैम 32 आएगा। 32 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके, तो अब मैंने यहाँ पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ ले गई, तो मास अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी। डेंसिटी हो गया सेकंड फॉर्मूला, ये याद रखने हैं। तीसरा बनेगा पीवी इक्वल्स टू एन के टी, जिसमें से के क्या है तुम्हारा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ से आया ये कैपिटल एम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट था तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को फिर से चेंज कर दिया, तो दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। 3 इक्वेशंस हो गई। चलो, ये प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे कुछ लॉज आते हैं, है ना, गैस लॉज। जैसे सबसे पहले हमारा चार्ल्स, कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर कौन सी इक्वेशन बनती है कांस्टेंट प्रेशर पे, आइसोबैरिक, ठीक है। जब आइसोबैरिक तुम्हारी प्रोसेस होगी, तो बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हो जाता है, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना। आइसोबैरिक यानी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बैरिक होती है ना प्रेशर की यूनिट। हाँ, तो बैरिक से याद रखना है कि बैरिक यानी प्रेशर, और आइसो का मतलब कांस्टेंट। जिस आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, बैरिक का मतलब प्रेशर। तो जिस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट रहे वो आइसोबैरिक इक्वेशन है, और वही तुम्हारा लॉ कौन सा बन जाता है, चार्ल्स लॉ। तो ये क्या कहता है कि देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट, देखो यहाँ से याद रखना, ये जो गैस इक्वेशन है ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जिसमें से एनआर तो बेटा कांस्टेंट ही होते हैं, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स मान लो ये भी कांस्टेंट है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो बेटा वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एनआर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टेम्परेचर। देखा, वॉल्यूम ऑलरेडी टेम्परेचर के वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सपोज करो मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा ये पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ कैसा आएगा जल्दी बताओ, फॉर आइसो, इसी प्रोसेस के लिए आइसोबैरिक के लिए प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। देखो ध्यान से, प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ इस तरीके का ही आएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रही है, देखो एक्सपेंड, वॉल्यूम तो एक्सपेंड हो गई ना, V1 से लेके V2 यानी एक्सपेंड हो गई, लेकिन प्रेशर क्या रहा, प्रेशर कांस्टेंट ही रहा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो बेटा इनिशियली टेम्परेचर T0 था, तो अभी फाइनली टेम्परेचर कितना हो जाएगा बता सकते हो आप कहोगे मैम प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और अगर आप बोल रहे हो कि अगर मान लेते हैं इनिशियली वॉल्यूम V0 था और ये बढ़ के यहाँ पर कितना हो गया 3V0 हो गया वॉल्यूम, तो प्रेशर भी कितना हो जाएगा बेटा 3T0। क्यों 3T0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम T के प्रोपोर्शनल है, जो जितना V बढ़ेगा उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में T बढ़ेगा। तो आपने इस पॉइंट के भी आप क्या निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मान लो दो तरीके से दिया हो कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर दो कंपैरिजन में कराएं तो V1 V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 होता है, और इसी का नाम दे दिया है चार्ल्स लॉ। तो यहाँ से हमने इसको आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ लिया और लॉ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके अगला कौन सा आता है, देखो अब यहाँ पे ग्राफ बताए हुए हैं चार्ल्स लॉ के कौन कौन से हैं। हमने तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाया था, पीवी ग्राफ, ये तो पीवी ग्राफ है, वीटी ग्राफ होगा, टीवी ग्राफ होगा, टीपी ग्राफ होगा, बहुत ग्राफ होते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे पहला ग्राफ कौन सा है, यहाँ पर वॉल्यूम है और ये क्या है बेटा टेम्परेचर। मैंने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। यस मैम। अगर मैं तुमसे कहूँ VT ग्राफ बनाओ और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और आप यहाँ से लिखोगे, देखो मैम PV इक्वल्स टू NRT है और वॉल्यूम इक्वल्स टू NR अपॉन P बनेगा, और ये किसके बराबर है, T के बराबर, करेक्ट यही लिखोगे। आप कहोगे मैम जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये किसमें है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि प्रेशर कैसा है
कांस्टेंट और एनआर भी कांस्टेंट है, तो बेटा इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप, वो क्या देगा? ये स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स, या मैं बोलूं v इक्वल्स टू टी, और ये कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। तो ये इसका स्लोप जो थीटा होगा वो क्या देगा? एन आर अपॉन पी की वैल्यू, यही तो देगा कि नहीं देगा? स्लोप, ये स्लोप ही तो है इसका, यस मैम। Yes, स्ट्रेट ma'am. लाइन का स्लोप, ये इसका जो कांस्टेंट टर्म है ये वही है, तो एन आर अपॉन पी, टी ग्राफ में तुम्हें स्लोप दे देगा। अब देखो v, अब ये कौन सा ग्राफ बनाया है इन्होंने, ये तो पीवी होना चाहिए ना, दिस इज पीवी ग्राफ, क्योंकि पी कांस्टेंट है, v बाय टी, ये पीवी ग्राफ है, ठीक है। पीवी कर्व भी हमने देख लिया बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये पीटी ग्राफ है, यहाँ पर प्रेशर है। थर्ड है प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ, तो यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तब भी तुम्हारा टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर तुमसे कहें कि इस ग्राफ में से बताओ क्या क्या होगा, तुम कहोगे कि मैम प्रेशर कांस्टेंट, और टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि वॉल्यूम के साथ बताओ क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increase. हाँ, इंक्रीज। वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, ठीक है बेटा। ये इस तरीके की ग्राफ है, ये 1/t का ग्राफ है, अगर 1/t होगा तो तुम्हें पता ही है वो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे ग्राफ बनेंगे। इसके बाद आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यानी देखो कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? आइसोथर्मल। थर्मल, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। जब ऐसी प्रोसेस जिसमें तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए उसे हम बोलते हैं, ये लॉ बना दिए, ये तुम्हें फिजिक्स में लॉ का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रोसेस की हेल्प पड़ेगी, ये केमिस्ट्री में आते हैं, बॉयल्स लॉ, वॉयल्स लॉ, फिजिक्स में कोई काम नहीं इनका, फिजिक्स में प्रोसेसेस का काम है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा मैम? हमारे पास तो ले दे के एक ही इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, एनआर भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पीवी किसके बराबर आ गया? कांस्टेंट के। पीवी किसके बराबर है? कांस्टेंट के। अगर प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर किसके बराबर लिखोगे मैम? कांस्टेंट मान लेते हो, यहाँ के है अपॉन वी। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, भाई कांस्टेंट रखनी है ना टर्म। पीवी का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो बेटा एक बढ़ाओगे तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. पीवी प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कांस्टेंट है। हाँ, तो अभी देखो, अब बॉयल्स लॉ पे या तुमसे कहते हैं कि बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी का ग्राफ बनाओ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इस तरीके से कि मैम अगर हमारे पास आप देखो, अब इस ग्राफ में ध्यान से देखो, प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज, Increase. राइट। प्रेशर हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम समय के साथ साथ बढ़ रही है, तो यही है तुम्हारा पीवी कर्व। अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों का प्रोडक्ट है तो पीवी का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। पीवी का प्रोडक्ट अगर ड्रॉ कर रहे हो तो वो कैसा आएगा बेटा? वो कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पर पीवी का कर्व ले लिया, चाहे कोई भी चीज आप यहाँ पर एक्स एक्सिस में प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ले लो, उसका कर्व कैसा आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, P, अब देखो वो पीवी कर्व था, ये P है, P का 1/v, तो देखो P का 1/v क्या था अपना? कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या कर दिया, P इक्वल्स टू K का, अब मैं P इक्वल्स टू 1/v में ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा? ये तो कांस्टेंट है, 1/v यहाँ चला जाएगा ना, देखो P इक्वल्स टू KV है। अब ये 1/v तो हुआ, इसको मैं यहाँ ले जाऊं तो PV इक्वल्स टू कैसा आया? कांस्टेंट। तो यहाँ से P और 1/v का ग्राफ भी कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये समझ में आया? फोर्थ ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ कर्व। ये 1/v का कर्व है, तो P इक्वल्स टू K, इसको आप ऐसे लिख लो, देखो अलग से यहाँ पे मैं, अरे इस वाले को कैसे लिख सकते हो आप? मैम P इक्वल्स टू 1/v, क्या था? PV इक्वल्स टू nRT। हमने इसको PV को कांस्टेंट बना दिया था जो कि K है, तो प्रेशर इक्वल्स टू K अपॉन V।
इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि K यहाँ पे क्या है 1/V है। तो देखो P और 1/V का ग्राफ, ये बीच ये क्या बचा, कांस्टेंट K ही तो आया और K कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन का। तो ये इसीलिए स्ट्रेट लाइन आया है। ठीक है, ये देखो गे-लुसैक्स लॉ, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसो, कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारी क्या कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हमारे पास इक्वेशन ले देके ये है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। देखो सारे ग्राफ इस एक ही इक्वेशन से तुम्हें डील करने हैं, चाहे कैसा भी ग्राफ आ जाए, बस इस इक्वेशन को लिख देना और फिर एनालाइज करना कि क्या हो सकता है। अब तुम खुद बताओ बेटा, वॉल्यूम को क्या रख दिया, कांस्टेंट, तो आप लिखोगे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैम nR/V, सारी कांस्टेंट टर्म एक साथ हो गई, ये T टेम्परेचर यहाँ है। ठीक है, अब मैं इस कांस्टेंट टर्म को लिख देती हूँ कि ये कांस्टेंट है तो KT हो गया। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना। तो या अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को हटाऊं तो तुम कहोगे मैम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और P इक्वल्स टू को लगाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वही कांस्टेंट क्या है, ये nR/V, राइट, यही वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और दो में जरूर याद रखना, ऐसे निकलवा लेते हैं कि एक गैस है जिसका प्रेशर ये है, उसका टेम्परेचर ये है, दूसरी गैस का प्रेशर ये होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे पूछ लेते हैं। तो इनको हम मोस्टली इन केसेस में यूज करते हैं, P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2, याद रहेगा। बहुत इजी चल रहा है, बहुत इजी है, क्वेश्चंस भी करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर आता है एवोगैड्रोस लॉ। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो लॉ, कि हमारे पास सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, मान लो टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लो कोई भी गैसेस है और तुमने वो सेम वॉल्यूम में ली है, मान लो आपने एक हाइड्रोजन की गैस ले ली, एक ऑक्सीजन की गैस ले ली, बट उनकी वॉल्यूम कैसी है, सेम वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है, तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे बेटा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन होंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एट सेम, इस लॉ को लिख सकते हो एट सेम pressure, volume and temperature, at same pressure, volume and temperature, the number of molecules of two gases are equal. Correct? ये है। यस मैम। फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में बस फॉर्मूला याद रखना है, क्या डेरिवेशन है, कैसे आया, क्यों आया, कुछ नहीं याद रखना। बस ये समझो कि जो ये जो गैसेस है ना, ये इन कंटेनर से बार बार टकराएंगी, कोलिजन करेंगी, उन बार बार कोलिजन की वजह से हमारे पास एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो प्रेशर कितना होता है, 1/3 RT लिखा नहीं हुआ है, डेरिवेशन नहीं दी। 1/3 RT होता है ना। तो कितना प्रेशर आता है, प्रेशर आता है बेटा 1/3 ρV²। रो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ गैस, रो इज डेंसिटी ऑफ गैस, और V क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, V² इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी लेनी है तुम्हें, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रेशर का।
ठीक है, ठीक है, यही होता है 1/3 रो v स्क्वायर. रो इज द डेंसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ गैसेस. डेरिवेशन याद नहीं रखना. उसके बाद हमारे पास 3 तरीके की वेलोसिटी होती है, 3 तरीके की स्पीड होती है बेटा. पहली स्पीड कौन सी होती है? v एवरेज. दूसरी स्पीड कौन सी होती है? v RMS. तीसरी स्पीड कौन सी होती है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो 3 स्पीड होती है, v एवरेज, v RMS और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. देखो कैसे समझेंगे. मान लो मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं गैस के. मैं मान लेती हूँ 10 पार्टिकल्स हैं. एक की स्पीड 2 है, एक की 2, मान लो एक की 1 है, 3 है, किसी की 5 है, 4 है, फिर किसी की 3 है, किसी की 1 मान लेते हैं. कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह गए ना. और मान लेते हैं फिर से किसी का 3 है. तो अब ये तुम्हारे पास क्या है? ये 10 गैस के पार्टिकल हैं और इनकी ये स्पीड लिखी हुई है कि भाई एक कंटेनर में ये 10 पार्टिकल इतनी इतनी स्पीड से चल रहे हैं. अब मैं निकालना चाहती हूँ वी एवरेज. हम निकालना चाहते हैं कि भाई मैम वी एवरेज बताओ. एवरेज कैसे निकालते हो? किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाता है? सम अपॉन नंबर्स. तो वी एवरेज आप निकालोगे क्या मैम? 2 + 2 + 1, जितनी भी ये गैसेस हैं इन सबको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय नंबर. कि कितने नंबर ऑफ गैसेस हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ गैसेस. तो हमारे पास ये नंबर ऑफ गैसेस थे यहाँ पे 10. तो ये कितना आ गया? देखो ऐड करोगे 2 2 4 5 6 7 8 24 आया. 27. हाँ 27. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया वी एवरेज. फिर तीसरी गैस कौन सी थी? RMS है ना. RMS कौन सी स्पीड होती है? देखो बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना. रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो पहले तो यानी जितनी भी तुम्हारी स्पीड है सबका क्या कर दो? पहले तो सारी स्पीड का स्क्वायर कर दो. जितनी भी वहां पर गैसेस जो तुम्हारी स्पीड है उन सबका स्क्वायर कर दिया मैंने. ठीक है, देखो जो भी ऊपर नंबर था सबका स्क्वायर कर दिया. उसके बाद क्या कह रहा है वो? क्या करना है? सबका मीन लिखना है ना. मीन तो यही है जो मैंने तुम्हें एवरेज लिखना सिखाया है. करेक्ट. तो बेटा इसका मीन करो. कैसे लिखोगे मैम? इन सबको फिर हम प्लस कर देंगे है ना. और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? मीन के लिए 10 से डिवाइड कर दोगे. करेक्ट. 10 से मैम डिवाइड कर दिया, मीन आ गया. उसके बाद क्या करना है? रूट करना है. इसके बाद सबका क्या कर दो? रूट कर. ये क्या हो गई तुम्हारी RMS स्पीड. बोलो RMS क्लियर हुआ? स्पीड है, जो भी स्पीड गिवन है उनका स्क्वायर कर दो. तो जितनी भी स्पीड थी मैंने स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर के बाद क्या निकाल लो? मीन निकाल लो. मीन यानी एवरेज. एवरेज निकालना ऊपर सिखाया है. डिवाइडेड बाय सबको प्लस करना है, जितने भी नंबर है डिवाइड कर दो. एवरेज के बाद वो क्या कह रहा है? सबका रूट कर दो. तो ये सबका रूट कर दिया. इस स्पीड को बोला जाता है VRMS. क्लियर है? तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है वो वाली स्पीड बताओ जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास है. मतलब कि मान लो तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं. ठीक है, अब किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स ले लिया, किसी बच्चे ने फिजिक्स लिया, किसी बच्चे ने मैथ्स लिया. अब एक ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो सब बच्चों के पास हो. मोस्ट प्रोबेबल सब्जेक्ट ऐसे याद करो. मोस्ट प्रोबेबल सब्जेक्ट किसके पास है? तो देखो मैथ. अगर मैं मैथ बोलूं, मैथ आर्ट्स वालों के पास भी होता है, कॉमर्स वालों के पास भी है और साइंस में भी है. तो तुम्हारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया? मोस्ट प्रोबेबल हो गया ना, कि सब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास है. तो ऐसे ही यहाँ पर वो गैस वो नंबर देखो जो ज्यादातर गैसेस के पास है. तो बताओ कौन सा नंबर है? 3. देखो 1 2 3 4 है ना. तो 4 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास 3 नंबर है ना. तो यानी सबसे प्रोबेबल गैस कौन सी हो गई? ये देखो ये वेलोसिटी है. दीज आर वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो मैंने तुम्हें रैंडमली बताई है.
तो इसमें से वेलोसिटी ऑफ गैस में से तीन वेलोसिटी यानी v इक्वल्स टू 3 ऐसा है जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास है, यानी 10 में से 4 पार्टिकल्स के पास है। तो ये मेरी 3 मीटर पर सेकंड कौन सी स्पीड हो गई? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ आया? तीनों स्पीड प्रोबेबल प्रोबेबल। अब इसमें से क्या पूछ, अब इसकी, हाँ ये तो बेसिक हो गया कि ये होती क्या है। इसके बाद इनके कुछ फॉर्मूले आते हैं, है ना। ये है तुम्हारा मीन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आता है? देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 8 kT अपॉन पाई एम। ठीक है, 8 kT अपॉन पाई एम। के को क्या लिख सकते हो? के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हो? आर अपॉन एन ए, एन अपॉन आर ए था कि आर अपॉन एन ए था? याद तो मुझे भी नहीं रहता। आर अपॉन एन ए था ना। हाँ, आर अपॉन एन ए था। आर अपॉन एन ए। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आर अपॉन एन ए लिख दो। इस तरीके से। तो ये एन ए इंटू एम क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? बोलो। है? बोलो। ठीक है, तो ये क्या 8RT कहाँ गया हमारा? ये 8RT अपॉन पाई कैपिटल एम बन जाएगा। ये तो था ही। देखो, आप लिख सकते हो कि मैम जो हमारे पास बी एवरेज है वो है हमारे पास 8 kT अपॉन पाई एम। ये एम क्या है तुम्हारा? कौन सा मास है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मैं के को क्या लिख दूं? के को हम क्या लिख सकते थे? आर अपॉन एन ए। मैं लिखूंगी आर टी अपॉन पाई एम इंटू एन ए क्या था? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एन ए। अब मुझको बताओ एम और एन ए मिला के कौन सा मास बनेगा? भाई तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 1 मोल। हाँ, तो m इंटू एन ए तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा मास बन जाएगा? मोलर मास। यस हाँ भाई, एवोगैड्रो नंबर लिखना चाहते हो एन ए किसके बराबर होगा? क्या मैसेज ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि √8RT अपॉन पाई इंटू कैपिटल एम। और ये कैपिटल एम कौन सा मास हो जाएगा तुम्हारा? मोलर मास। ठीक है, बताओ यहाँ पे कंफ्यूजन? स्मॉल एम मॉलिक्यूलर, कैपिटल एम मोलर मास।
इतना तो, अब तो ये केमिस्ट्री की चीज है भाई। मोलर मॉलिक्यूलर तो बताओ, पता है मोलर और मॉलिक्यूलर मास है Yes, ma'am. क्या होता है? बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हम्म, बोलो। मैम एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का, है। और मोलर? मैम 1 मोल का। ठीक है, तो ये याद रखना कि के साथ स्मॉल एम आएगा जो कि मॉलिक्यूलर है, आर के साथ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तुम्हारा मोलर मास बन जाता है। ठीक है, तो ये मोलर मास आने वाला है। अब देखो प्रेशर की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो। पीवी किसके बराबर है? आर टी के। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये ऊपर आर टी बचाना, मैं इस आर टी को क्या लिख सकती हूँ? पीवी अपॉन एन, 8 पीवी अपॉन पाई एम इंटू स्मॉल एन। ठीक है, या नंबर ऑफ एन, एन मान लेते हैं कि 1 ही है। ठीक है, तो ये दिखाओ वॉल्यूम अपॉन मास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम अपॉन मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम अपॉन मास में क्या लिख सकती हूँ इसको? 1 बाय डेंसिटी। तो ये 1 क्या by बनेगा? density. 8 प्रेशर, ऊपर ये प्रेशर है पी, पाई इंटू ये क्या हो गया बेटा आपका? डेंसिटी। ठीक है, एन होगा, मान लिया होगा एन की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो तीनों में तुम्हें याद रखना है। याद तो एक ही रख लो, बाकी तो तुम्हें इंटरचेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आती है मोस्ट प्रोबेबल, मीन एवरेज के बाद। ठीक है, उसके बाद अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसके बराबर हो गई? 2 kT बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप k को लिखोगे r बाय एन ए, तो ये 2 RT बाय एम और ये क्या हो जाएगा? 2p बाय रो। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। बोलो ये तीनों याद रहेंगे ना? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में यहाँ 2 आता है, और तीसरी स्पीड होती है बेटा VRMS। एक हमारी VRMS बच गई। VRMS किसके बराबर होती है? रूट मीन्स की स्पीड ये होती है बेटा √3 kT अपॉन स्मॉल एम। और क्या बन जाएगा इसका दूसरा फॉर्मूला? क्या बनेगा? √3 अपॉन RT अपॉन कैपिटल एम। और क्या Yes. बनेगा? 2 प्रेशर अपॉन डेंसिटी। यही बनेगा। ये हो गई तुम्हारी तीनों स्पीड। 3 में आएगा. हाँ हाँ 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा। अब बात आई कि मैम कौन सी स्पीड ज्यादा होती है? 3 स्पीड बताइए आपने मैम, VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल। इसमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी? कैसे याद रखोगे? Most probable. हाँ ना ना ना, खुद देखो ना मोस्ट प्रोबेबल कैसे। मोस्ट प्रोबेबल के अंदर तो रूट में 2 है, RMS में तो 3 है। तो RMS तो वैसे बड़ी हो गई। तो सबसे बड़ी RMS होती है, फिर एवरेज होती है, और फिर मोस्ट प्रोबेबल। ये याद है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? RAM, रैम से याद रख लो। रैम, राम, जो भी याद रखना है। पहले R बड़ा, फिर A बड़ा, फिर M बड़ा। इस तरीके से तुम्हारी जो है ऑर्डर होता है। ठीक है, कई बार आ भी जाता है कि कौन सी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, तो रूट मीन्स की है सबसे बड़ी, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? मैक्सवेल लॉ। क्या बताता है मैक्सवेल लॉ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। देखो मैक्सवेल ने एक कर्व बताया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए। क्या कहते हैं? मैक्सवेल हैड ड्रॉन ए कर्व बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स moving with a particular velocity and velocity of molecules
curve between number of molecules which is moving with a particular velocity and velocity of molecule which is known as इन्होंने ये कर्व बताया है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड लेके घूम रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या बताया कि मैक्सिमम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने पार्टिकल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 टेम्परेचर है, एक तो टेम्परेचर 1 जो 500 के है, टेम्परेचर 2 जो 1000 है, टेम्परेचर 3 कौन सी है 2000 के। मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे करके तुमने बढ़ाया है। जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम्हारे पास जो एन मैक्स है, एन मैक्स क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एन मैक्सिमम क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट गिवन टेम्परेचर, और वो भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे। तो क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, देखो टेम्परेचर के साथ साथ तुम्हारी जो नंबर ऑफ मैक्सिमम है, मतलब उस टेम्परेचर पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिन पार्टिकल्स के पास होनी चाहिए थी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो 500 के पे वो वाले पार्टिकल्स जिनके पास जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो बहुत सारे पार्टिकल्स के पास थी, ठीक है, एन मैक्सिमम बहुत ज्यादा थे, लेकिन तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो गए। अब नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स, मान लो मेरी बात सुनो क्या है, T1 पे सपोज करो 10,000 ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास सेम स्पीड है, ठीक है, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल रहे हैं। 10,000 नंबर्स हैं ये, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 10,000। अब मान लो T2 टेम्परेचर, यानी तुमने T2 को बढ़ा दिया। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो पहले 10,000 थे बेटा, अब ये क्या हो गए, कम हो गए ना, ये कुछ 5,000 ही रह गए जिनके पास वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो होगी। फिर तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, अब ये 5,000 सिर्फ कितने रह गए होंगे, कुल 2,000 ही रह गए। तो क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर ज्यादा करते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उन पार्टिकल्स का नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये है, क्या कह रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट लाइन पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन बिटवीन 0 से इंफिनिटी। मतलब कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं या तो जिनकी वेलोसिटी 0 है या कुछ ऐसे हैं जिनकी इंफिनिटी है, ठीक है, यही देखा 0 से लेके इंफिनिटी तक होगी। अब क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ एरिया विद इन वेलोसिटी एक्सिस गिव अस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन द कंटेनर व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। अब इंक्रीज इन, देखो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है, थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस बट कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। यही देखा ना मैंने, जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, 10,000 से 5, 5 से 2,000। तो थर्ड ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये तुमसे पूछा भी जाता है अजम्पशंस और रीजनिंग, तो ये याद होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगी बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो, Yes, ma'am. क्या कहा मैंने, क्या समझ आया? टेम्परेचर के बढ़ने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कम हो गए, पर जो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स within certain velocity range is constant although the velocity molecule range continues। ये भी रहने दो। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। अब ये वाली स्पीड हम बताई दी है कि सबसे ज्यादा आर होती है, फिर एवरेज होती है, फिर लास्ट में मोस्ट प्रोबेबल होती है, ठीक है, तो ये रैम से याद रख लेना। अब आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, आज हम इसकी सारी थ्योरी व्योरी करके कल इसके PYQs लगा देंगे 1 घंटे बैठ के। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या बताता है कि मान लो तुम्हारे पास कितने इंडिपेंडेंट मोशन हो सकते हैं किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास, और उन मोशंस को दिखाने के लिए तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है, उसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस पॉसिबल और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं गैसेस की जगह न्यूटन्स के लॉ पे आती हूँ, ठीक है। एक चींटी है, कोई इंसेक्ट है,
बेटा इसके मोशन को शो करने के लिए कितने कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है? आप कहोगे मैम 1D में दो। दिखा सकते हैं, 1D में दिखा सकते हैं, है ना? आराम से बोलो, किसी ह्यूमन के मोशन को दिखाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है? 2D। 2 एरोप्लेन के मोशन को दिखाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है? 3D हाँ 3 3D, है ना? 3D कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, यानी मुझे यहाँ एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ह्यूमन के लिए मुझे सिर्फ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की पड़ जाएगी, इंसेक्ट के लिए या तो सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड, ये रिक्वायरमेंट पड़ रही है। यही चीज आती है तुम्हारे गैसेस में कि अगर किसी गैसेस के पार्टिकल के सॉरी नॉट पार्टिकल मॉलिक्यूल के मोशन को दिखाने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, है ना? उसी को क्या बोला है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है बेटा, उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, तो क्या तुम उसके मोशन को 3 कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हो? 3 कोऑर्डिनेट से नहीं दिखा पाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। उसको कुछ इसी तरीके से समझ, जैसे मान देखो यहाँ पर मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन बताइए किसी एक ही एक्सिस की तरफ होगा, ट्रांसलेशन अलोंग जेड, ट्रांसलेशन अलोंग ये एक्स में ऐसे जाएगा, वाई में ऐसे जाएगा। रोटेशन मोशन, अब मान लो तीनों मोशन ट्रांसलेशन, जो पार्टिकल बेटा सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा उसके पास कितने कोऑर्डिनेट हैं शो करने के लिए? 3, है ना? 3 है ना कोऑर्डिनेट? अरे बोलो, यस मैम 3 है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन करेगा? ट्रांसलेशन मोशन करेगा, है ना? तो ट्रांसलेशन मोशन जो पार्टिकल करेगा उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हो गए? 3। अब मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल भी कर रहा है मोशन, तो दो, अब तुम कहोगे कि मैम ये आप बताओ ये 2 ही क्यों हुए? मान लो मेरे पास बेटा, मैं कहती हूँ एक पार्टिकल ये, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है बी, ठीक है? ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कुछ थोड़ी सी दूरी होगी, तो आप ये बताओ ये कैसे ये पार्टिकल कैसे रोटेट कर सकता है? ये इसका सेंटर एक्सिस है, यहाँ से पास कर रहा है, एक तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है? और कैसे घूम सकता है? बताओ। जेड एक्सिस। अरे अपना ये पेन पकड़ लो, तुम्हारा ये पेन है, तुम इस पेन को कैसे कैसे रोटेट करा सकते हो? अब एक चीज यहाँ पर ये मानते हैं कि जो ये ए बी की जो लेंथ है ना, ये बहुत स्मॉल है, ये ए बी के यानी 2 तुम्हारे जो एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल के, तो उस मॉलिक्यूल के जो 2 एटम्स हैं उनके बीच की जो दूरी है ना बेटा, वो बहुत छोटी मान के चलते हैं, ठीक है? बहुत स्मॉल मान के चलते हैं। तो यहाँ से एक मूवमेंट तो एक इधर से घूमेगा, और मान लेते हैं कि एक हमारा जो है, देखो एक मोशन तो ऐसे हो गई, एक ए को पकड़ के घुमा दो पीछे की तरफ, समझ रहे हो? ए को कैसे घुमाओगे? देखो ए को घुमाओगे तो एक ही तरफ से मोशन होगा ना, पकड़ के एक ही तरफ से रोटेट करेगा पार्टिकल। ऊपर से घुमा रहे हो तो इसकी एक्सिस जो है ऊपर से है, तो ऊपर से दोनों पार्टिकल घूमेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से तुम ए को पकड़ के घुमा रहे हो इस तरीके से, तो यानी इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है रोटेशनल मोशन में और ऐड हो जाएंगे। तो यानी जो पार्टिकल ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी दिखाएगा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 5। उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गए। अब ये याद रखना, रोटेशन के कभी भी 3 नहीं बनेंगे, रोटेशन का कभी भी 3 नहीं आएगा, रोटेशन के हमेशा 2 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट वो कितना हो जाएगा? उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट तो 0 हो जाएगा ना रोटेशन, उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन 0 हो जाएगा, तो इसलिए 2D ही बनेंगे। फिर अगर आपने मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर रखा है, तो तीसरा कौन सा ऐड हो जाता है बेटा? वाइब्रेशन। तो याद रखना, वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब हाई टेम्परेचर होते हैं, और जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये वाइब्रेशन 1D 2 3 डिग्री बढ़ती चली जाती है। तो जनरली मान लो अगर तुम्हारे पास वाइब्रेशन का 1 है, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए दिखाने के लिए? 3 रोटेशन और 2 तुम्हारे रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन, 1 वाइब्रेशन, कितने हो गए? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो यानी जिसके पास वाइब्रेशन होगा उसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनता है अपना ये ट्रांसलेशनल डिग्री, इंडिपेंडेंट वे इन विच गैस मॉलिक्यूल्स में परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। मैक्सिमम कितने हैं? 3 ही है, एक्स वाई जेड। रोटेशन में कितने होंगे बेटा? 2। वाइब्रेशन में ये कह रहा है, देखो ये इट इज एग्जिबिटेड एट ओनली हायर टेम्परेचर, तो ये जब ही आएगा जब हाई टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं मोनो डायाटॉमिक के लिए क्या होगा। तो बेटा मोनो एटॉमिक गैस क्या होती हैं? जिनके पास जो सिंगल एग्जिस्ट करती है ना, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे नियॉन, आर्गन, ठीक है। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनके पास एक ही एटम है, एक ही एटम से रोटेशन तो नहीं होगा ना बेटा, बताओ। एक ही एटम रोटेशन करेगा। Yes, ma'am. हाँ, एक एटम से रोटेशन नहीं आ सकता, इसलिए रोटेशन नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन है। डायटॉमिक यानी O2, Cl2, N2, H2, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अब ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब मान लो इनके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत स्मॉल होती है, बट ये अब 2 पार्टिकल्स हो गए, अभी रोटेशन तो कर ही सकते हैं ना, ये रोटेशन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 हमारे पास रोटेशन के भी आ जाते हैं। अबाउट इट्स एक्सिस नहीं करेगा, इसकी एक्सिस के अबाउट आप क्या लिखोगे? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? हाफ m, ना छोड़ो, फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बस याद रखना अपनी एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया 0 होता है, रोटेशनल इसलिए नहीं लेते। ट्राइएटमिक CO2, इसमें हमारे पास देखो क्या है, लीनियर एटम है। लीनियर मतलब समझते हो लीनियर क्या होता है? जैसे CO2 लीनियर है, ठीक है। तो Yes, इसके ma'am. पास रोटेशनल भी 2 और ट्रांसलेशन भी 2, तो यानी यहाँ पर 5 ही 5 है, ठीक है। बट अगर आप नॉन लीनियर ले लेते हो, जैसे तुम्हारा अमोनिया हो गया, H2O हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 प्लस में वाइब्रेशनल डिग्री आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल एक वाइब्रेशन ज्यादा कर देगा और रोटेशनल भी आ जाता है। वाइब्रेशन तो तब आएगा जब इसके पास सॉरी क्या ज्यादा होगा? टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन अब ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में इसके पास रोटेशन में जो पहले हमारे पास 2 था वो अब रोटेशन में कितना आ रहा है? रोटेशन में यहाँ पर 3 आ जाए, यानी अभी सारी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। एक्स एक्सिस से भी घुमा लो, वाई से भी घुमा लो, जेड से भी घुमा लो। पहले सिर्फ हम कितनी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे? देखो मैंने बोला था ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, या तो तुम इसको बेटा एक्स एक्सिस में घुमा सकती हो, या सॉरी या तो वाई एक्सिस में पकड़ के घुमा सकती हो या जेड एक्सिस में। एक्सिस एक्स में नहीं घुमा सकते, क्योंकि एक्स के अबाउट ये खुद की इसकी डायमेंशन है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्स के अबाउट ही मैंने मान ली। तो एक्स के अबाउट घुमाओगे तो कितना इनर्शिया देगा? 0। रोटेशन 0 हो जाएगी इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, इसलिए वाई में और जेड में घुमा सकते हो। लेकिन अगर ये तुम्हारे पास नॉन लीनियर है तो आप एक्स वाई जेड तीनों में घुमा सकते हो। तो रोटेशन कितने आ गए? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशन आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 6। आई थिंक क्लियर है बेटा बेसिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आता है देखो मैक्सवेल्स लॉ क्या कहता है? ये बेटा ये कहता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना किसी भी मॉलिक्यूल के पास, मान लो तुम्हारे पास एक मैं किसका मॉलिक्यूल लेती हूँ? मोनो एटॉमिक लेते हैं, जैसे कि हमारे नियॉन, ठीक है। एक मोनो एटॉमिक गैस का मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया नियॉन, अब उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 है ना। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? अरे नियॉन के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ट्रांसलेशन 3 है ना, नहीं कंफ्यूज हो गए, 3 है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी बटेगी ना वो बराबर बटेगी। मतलब जो भी टोटल एनर्जी होगी ना, पहले तो ये समझो कि जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सपोज करो टोटल काइनेटिक एनर्जी E है और तुम्हारे पास नियॉन के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये जो E है ना ये सब में बराबर बराबर बटेगी, यानी कितनी बटेगी? E/3 बटेगी, सबके पास बराबर बटनी चाहिए। तो अब ये देखो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है बेटा? हाफ kT। कितनी? हाफ kT। समझ गए? जो ये यहाँ पर जो आया है कि हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास बराबर बराबर एनर्जी बटेगी, तो वो बराबर एनर्जी जो हर एक डिग्री पे जा रही है वो कितनी जा रही है? 1/2 kT।
तो अब मैं तुमसे कहूं कि नियॉन के पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो क्या आंसर होगा? 3/2 kT। भाई नियॉन के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स वाई जेड। जेड में आधी kT होगी, वाई में हाफ kT, एक्स में भी हाफ kT, तो टोटल कितनी हो गई? 3/2 kT। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी आ जाएगी? 1/2 kT। समझ गए? अब मान लो मैंने तुम्हारा O2 उठाया, ऑक्सीजन के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5 है ना, 5 है। तो बेटा हर किसी में हाफ kT है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ क्या कहोगे आप? मैम 5/2 kT। 5/2 kT। 5 होगा ना, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो ये लाइन, एनर्जी रिलेटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आधा kT। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में हाफ kT एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और यही मैक्सवेल लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी है। अब सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना बटेगा? तो आप इस हाफ kT को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? देखो मैंने यहाँ 3 से कराया, ऑक्सीजन में 5 से कराया, ये 3 और 5 है क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो है। F से मल्टीप्लाई कर दो, F से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बोलो सही है? समझ में आ गया? यस मैम। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे कि मैम जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है किसी भी, मान लो मैं मोनो एटमिक के लिए बात करती हूँ, तो 4 मोनो एटमिक यहाँ लिख भी देती हूँ, 4 मोनो एटमिक पार्टिकल, आप कहोगे मैम टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है, यही बोलोगे। अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो बेटा क्या? हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 kT। याद रखना, अब जो ये वेलोसिटी है यहाँ पर हम कौन सी लेते हैं? VRMS, एवरेज नहीं लेते, RMS लेते हैं, ठीक है, नॉट एवरेज, रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर जो आप वेलोसिटी निकालोगे, याद रखना वो VRMS निकल के आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता भी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, इस टेम्परेचर पे है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो याद रखना वो कौन सी वेलोसिटी आती है? RMS वाली आती है, ठीक है, VRMS। आगे बढ़े, मोलर हीट कैपेसिटी। अरे टाइम हो गया तुम्हारा तो बड़ी जल्दी। कोई नहीं, अभी 5 मिनट और पढ़ लो, मोलर हीट पढ़ लेते हैं, पढ़ ले। मोलर हीट, यस मैम। मोलर हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, बहुत सारी हीट होती है। मोलर क्या कह रहा है? नाम से समझो, मोलर यानी एक मोल को बढ़ाने के लिए कितने से? 1 डिग्री से, मतलब किसी भी गैस के 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिएगी, उसी को क्या बोला? मोलर हीट। तो हीट को बेटा किससे शो करते हैं? याद रखना Q से। किससे शो करेंगे? Q से, ठीक है। N क्या है? मोल। C और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी C, और T क्या है? डेल्टा T। C क्या है? डेल्टा T। तो ये याद होना चाहिए। अब C क्या है बेटा? C तुम्हारा डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस से आप इस हीट को बढ़ा रहे हो। एडियाबैटिक से बढ़ा रहे हो, आइसोथर्मल से बढ़ा रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट पे बढ़ा रहे हो, पढ़ा है ना। स्पेसिफिक हीट CP, CV, CPCV पढ़ा है ना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यानी इसका मतलब जो यहाँ पर ये C आया है, ये किस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोसेस को चूज कर रहे हो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। वो अभी अब हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा। तो फॉर्मूला हो गया ये बेसिक फॉर्मूला है मोलर हीट का, कि हमें कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 मोल के सब्सटेंस। तो Q इक्वल्स टू N C डेल्टा T। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ही मोल के लिए चाहिए तो Q क्या हो जाएगा? C डेल्टा T, ठीक है, C डेल्टा T। अब मान लो हम ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, ठीक है। द अमाउंट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी
इस Q इक्वल्स टू C डेल्टा T के लिए मतलब मेरे को किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो मैंने जिस प्रोसेस का यूज किया वो प्रोसेस ली कांस्टेंट प्रेशर वाली। क्या होगा? तो यहां पर आप यूज करोगे Q इक्वल्स टू CP डेल्टा T। ठीक है, CP डेल्टा T। दूसरी होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आ जाएगा यहाँ पे? Q इक्वल्स टू CS डेल्टा T। स्पेसिफिक, ये हो गई हमारी हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर अपना ये फॉर्मूला आता है मेयर्स लॉ। एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन ये याद रखनी है, CP माइनस CV किसके बराबर आता है बेटा? R के, है ना। CP माइनस CV, अभी CP पढ़ाया था कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब देखो एक ऑफ CP माइनस CV R के बराबर है, इसे बोलते हैं मेयर्स लॉ, बस इतना याद रखना है। अब देखो CV को बेटा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिख सकते हैं। एक टर्म पढ़ा होगा तुमने, गामा। गामा पढ़ा है, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इतना याद रखो, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है वहां पर एक कांस्टेंट आता है गामा, जिसे एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये गामा किसके बराबर होता है? CP अपॉन CV के। ठीक है, CP अपॉन CV। और हम CP CV को डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो CV का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? F/2 R। और CV क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो ये CV नहीं होगा, ये CP होगा। ठीक है, CP ये क्या हो जाएगा? F/2 + 1 R। इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं। देखो मैंने CV की वैल्यू रख दी, यहाँ R है। CP कितना हो जाएगा तुम्हारा? R कॉमन ले लो, 1 + F/2। तो एक ये याद रखना कि CV को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिख सकते हैं F/2 R। याद रहेगा, बहुत इजी है। गामा होता है CP/CV। ठीक है, बस इतना रिवाइज करके आना। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, आई थिंक सब कंप्लीट है। अब बस हमें PYQ लगाने हैं और कल बैठ के हम इस चैप्टर के सारे PYQ लगाएंगे। ठीक है बेटा, मैं ये शेयर कर दूंगी तुम्हें और कल इसको बस थ्योरी पढ़ के आना। ठीक है, जो आज थ्योरी पढ़ी है इसके बेसिस पे कल हम सारे PYQ सॉल्व कर सकते हैं। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। 4-5 गिने चुने फॉर्मूला हैं, उन पे ही सवाल आते हैं। कल क्वेश्चंस लगाएंगे बैठ के। चलो बाय।